हाय, मेरा नाम डकोटा है। ये गेस करना मुश्किल नहीं है कि मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो बचपन में प्रिंसेस बनने के सपने देखा करती है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे गलती से मेरी जिंदगी एक असली फेरी टेल में बदल गई। पेरेंट्स के मामले में मैं काफी लकी हूँ। वो हमेशा मेरी हर बात मानते थे और मैं जो चाहूँ वो करने देते थे, जैसे टैटू बनवाना हो या गिटार बजाना हो। और जब मेरे फ्रेंड्स और मैंने एक रॉक बैंड बनाया तो मेरे डैड ने रिहर्सल्स के लिए हमें अपना गराज भी दे दिया। हेलो गाइस, हम तुम्हारे सबसे बड़े फैंस हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरी फैमिली थोड़ी सी अनयूजुअल थी लेकिन कूल भी थी, है ना? लेकिन म्यूजिक कॉलेज में पढ़ाई करना मजेदार बिल्कुल नहीं था, क्योंकि डल लेक्चर्स के दौरान मैं मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पाती थी। रॉक स्टार्स को उन स्टूपिड किताबों की क्या जरूरत, वो तो चेलिस्ट लीजा जैसे पढ़ाकू लोगों के लिए थे। लीजा मेरी सबसे बड़ी राइवल और टीचर की चमची थी। एक दिन हेड ऑफ कॉलेज ने अनाउंस किया कि वो म्यूजिकली गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए एक एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। जो लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें कुछ टेस्ट पास करने थे। शुरू में मैं और मेरे दोस्त वो अनाउंसमेंट सुनकर हंस पड़े। ऐसा कौन होगा जो किसी स्टूपिड एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए इतनी मेहनत करेगा? लेकिन एक सेकंड बाद ही मैंने अपना मन बदल लिया। जीतने वालों को ग्रेट माइस्ट्रो मिस्टर हॉलिडे से सीखने का मौका मिलेगा। मैं खुशी से उछल पड़ी। हॉलिडे फ्रॉम द रॉक बैंड माइस्ट्रो, वो मेरे आइडल थे। मेरा रूम उनके पोस्टर से भरा हुआ था। ये बेबी, आई एम इन। प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि पढ़ाई लिखाई के मामले में लीसा हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहती थी। मैंने सोच लिया कि अब मुझे कोई बड़ा कदम उठाना होगा, इसलिए मैं चुपके से लॉकर रूम में गई और कॉन्सर्ट से ठीक पहले लीसा का चेलो तोड़ दिया। मुझे ऐसा करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं अपने आइडल से मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। फाइनली हमारे कॉलेज से एक्सचेंज स्टूडेंट के लिए मुझे चुना गया और मुझे बताया गया कि मिस्टर हॉलिडे किसी छोटे से काउंटी में रहते हैं। इसका तो मैंने नाम भी नहीं सुना था। किसी फेमस म्यूजिशियन के लिए मुझे वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, लेकिन फिर भी मैं खुशी खुशी अपनी चीजें और गिटार पैक करके तैयार हो गई। On the way to the airport, my parents and I cheerfully sang along the radio as usual. सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी जगह जो एक्सचेंज स्टूडेंट मेरे घर रहने आया था, वो देखकर मैं और मेरे पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे थे। वो लड़का बहुत ही अजीब था। उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो किसी पिछली सदी से आया है। और जब उसने मेरी मॉम का हाथ पकड़कर उसे किस किया और अपनी हैट पकड़कर मेरे डैड को हेलो कहा, तो मैं तो जोर जोर से हंस पड़ी। उसके बाद मैं उसे अपने पेरेंट्स के भरोसे छोड़कर प्लेन में बैठ गई। काउंटी एयरपोर्ट पर मुझे एक पर्सनल लिमो कार लेने आई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सचमुच की कोई स्टार हूँ। काश मुझे पता होता कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। किसी स्टार के बड़े से खूबसूरत मैंशन के बजाय ड्राइवर ने मुझे एक ऐसी जगह उतार दिया जो दिखने में बिल्कुल पुराने जमाने के किले जैसा लग रहा था। दरवाजे पर मुझे अजीब कपड़ों में कुछ लोग दिखाई दिए। फनी सी जैकेट में एक बुढ़ा आदमी, डिज्नी प्रिंस से मिलता जुलता एक लड़का और एक मेड, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी किसी हिस्टोरिकल नॉवल से बाहर निकली है। What kind of weirdos were they? लेकिन मेरे अपीयरेंस से वो भी उतने ही शौक लग रहे थे जितनी कि मैं उन्हें देखकर थी। ओह गॉड, लगता है ड्राइवर ने मुझे गलती से यहाँ पर छोड़ दिया। वैसे आप हो कौन? मुझे म्यूजिशियन मिस्टर हॉलिडे के साथ रहना है। There is no mistake, young miss. मैं ही माइस्ट्रो हॉलिडे हूँ और आज से मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि वो सुनने के बाद मैं कितनी दुखी हुई। असल में पूरे टाइम सब लोग माइस्ट्रो बैंड के म्यूजिशियन के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उसी नाम वाले एक बुढ़े आदमी की बात कर रहे थे। Apparently he was some famous pianist. पीटर नाम का एक लड़का मुझे मेरे रूम में ले गया। उसी का भाई एक्सचेंज प्रोग्राम में मेरे घर पर रहने आया था। जैसे ही मैंने पिंक दीवारें और 4 पोस्टर बेड देखा, मुझे तो चक्कर ही आने लगा। मीनवाइल पीटर कोई बकवास सी वेलकम स्पीच देने लगा और उसने मेरे हाथ को अपने थूक से भर दिया। उसके बाद मेड एक रिडिकुलस ड्रेस के साथ मेरे रूम में आई और कहा कि अब से मुझे वही पहनना होगा। ए लड़की, आपको इस घर में कुछ नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले, घर की सभी औरतें ऐसी ड्रेस पहनती है। दूसरी बात, आप कोई मॉडर्न डिवाइस यूज नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर सब पुराने तरीके से रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, गलती से भी मिस्टर हॉलिडे का पियानो बिल्कुल मत छूना, वो उसे बहुत संभाल कर रखते हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं अपने आइडल से मिलने के बजाय महीने भर के लिए उस अजीब से फेरी टेल कैसल में फंस गई थी। लेकिन इन बेचारों को नहीं पता था कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। कोई फेमस माइस्ट्रो डकोटा स्मिथ को ड्रेसेस पहनने के लिए मजबूर बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने खिड़की खोली और उस ड्रेस को उठाकर बिल्कुल बाहर फेंक दिया। वो एक डेकोरेटिव पॉन्ड में जाकर डूब गया और उसके बाद मैं उठकर डिनर के लिए चली गई। लेकिन मुझे देखकर वो बुढ़ा गुस्सा हो गया और उसने कहा कि मैं अपने नॉर्मल कपड़ों में टेबल पर नहीं बैठ सकती। तुम्हें इस घर के नियमों का पालन करना होगा।
मैं गुस्से में अपने रूम में वापस चली गई। मुझे वो ड्रेसेस पहनने के बजाय भूखा सोना मंजूर था। तभी किसी ने मेरे दरवाजे पर नॉक किया। इट वॉज पीटर। वो काफी मिस्टीरियस लग रहा था और उसने मुझे धीरे से रात में कमरे से बाहर ना निकलने की सलाह दी ताकि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो। मैं हंस पड़ी। एक और अजीब नियम। अब ये मत बोलना कि तुम्हारे इस बाबा आदम के किले में भूत भी रहते हैं। पीटर मेरी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चला गया। रात होते ही भूख से मेरा पेट गुड़गुड़ाने लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चोरी से किचन में जाकर कुछ डिलिशियस खा लूंगी। कोई मुझे किसी बकवासी भूत की कहानी सुनाकर डरा नहीं सकता। हॉलवे में मुझे पियानो पर बैठे 2 आदमियों का बड़ा सा पोर्ट्रेट दिखाई दिया। उनमें से एक को मैंने पहचान लिया। वो मिस्टर हॉलिडे की जवानी के दिनों की पिक्चर थी और दूसरा शायद उनका भाई था। Both had brooches of precious stones with a family crest on them. मैंने किचन से कुछ पेस्ट्रीज लिए और अपने रूम में वापस जाने लगी। तभी मुझे सीढ़ियों के बगल में एक परछाई दिखाई दी। मैं डर से उछल पड़ी। क्या उस घर में सचमुच कोई भूत था? अगले दिन मैंने पीटर और मेड को ये बात बताई, लेकिन उन्होंने बेफिक्री से कहा, मैंने इसीलिए तो तुम्हें मना किया था डेकोटा। वो भूत बहुत लंबे टाइम से किले में तबाही मचा रहे हैं। वो रात में हॉलवेज में घूमते हैं, चीजें तोड़ते हैं और सब कुछ बिखेर देते हैं। मानो कुछ ढूंढ रहे हो। डरो मत, बस अपने रूम में रहा करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई। वो लोग सचमुच बिल्कुल पागल थे। वहाँ आना मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हो रही थी, इसलिए मैंने वापस घर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं अपनी चीजें पैक करने के लिए जाने लगी, हॉलवे में मुझे कासल के ओनर मिल गए। मिस्टर हॉलिडे ने मुझे भूखा रखने के लिए मुझसे माफी मांगी और याद दिलाया कि मैं वहाँ पर म्यूजिक के लिए अपने प्यार की वजह से आई हूँ। तुम्हें सैकड़ों यंग टैलेंट्स के बीच में से चुना गया है, इसलिए चलो सब कुछ भूलकर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। किसी बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने का मेरा सपना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था और मिस्टर हॉलिडे वैसे भी काफी फेमस म्यूजिशियन थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वो मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। और फिर मैं अपना पेंटेड गिटार लेकर लेसन के लिए जा पहुंची। Imagine my surprise when I saw only notebooks and textbooks in his office. मुझे लगा हम म्यूजिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप तो मुझे पियानो के पास फटकने तक नहीं देते। किसी इंस्ट्रूमेंट से साउंड्स निकालना सब कुछ नहीं होता। सबसे पहले तुम्हें म्यूजिक हिस्ट्री और म्यूजिकल नोटेशन के बारे में जानना होगा। तब मेरा दिमाग खराब हो गया। कॉलेज में वो बोरिंग लेक्चर्स पढ़ पढ़कर मैं तंग आ चुकी थी। आपको कुछ नहीं आता। म्यूजिक आपके दिल में होना चाहिए, किताबों में नहीं। मैंने जोर से दरवाजा पटका और खुद को अपने रूम में बंद कर लिया। I felt like I would go crazy if I didn't talk to someone who understood me. मैंने अपना फोन ऑन कर लिया। इसे मुझे यूज नहीं करना था, बट मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश की। पता नहीं क्यों वो मेरी कॉल उठा ही नहीं रहे थे, इसलिए मैंने अपने रॉक बैंड वाले दोस्तों को कॉल किया और वीडियो के रिहर्सल्स करना शुरू किया। मुझे लगा कि मेरे गिटार की आवाज सुनकर पूरा का पूरा किला हिल जाएगा, इसलिए जब पीटर चौंकते हुए मेरे रूम में आया तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मुझे लगा वो वापस मुझे अपनी बोरिंग आवाज में लेक्चर देगा, लेकिन उसके बजाय वो फोन की स्क्रीन को घूरने लगा। मेरे फ्रेंड्स ने उसे देखकर हाय कहा। तो वो लोग जिंदा है। मुझे पता था कि टेक्नोलॉजी अमेजिंग है, लेकिन ये तो सच में मिराकल है। इट वॉज एट दैट पॉइंट कि मुझे उसके लिए बहुत बुरा फील हुआ। उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक ओल्ड फैशन एरिस्टोक्रेट की तरह पाला था और उसने कभी भी इंटरनेट के बारे में सुना भी नहीं था। मुझे लगा कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं पीटर को कैसल के बाहर की दुनिया दिखाऊं। मैंने उसे बहुत देर तक सुपरमार्केट्स, कूल ब्लॉकबस्टर्स, सोशल नेटवर्क्स, सभी बेस्ट वेबसाइट्स और इंटरनेट की लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज के बारे में सब कुछ बताया। I only realized what I had done the next day when guests came to the estate for a tea party. मिस्टर हॉलिडे ने अपने गले से एक चाबी निकालकर पियानो का लॉक खोला। वो थोड़े नर्वस दिखाई दे रहे थे क्योंकि पीटर को बहुत देर पहले ही गेस्ट के सामने पियानो बजाना था और वो तो वहाँ पर अभी तक नहीं आया था। बट आखिर में वो आ गया, लेकिन उसे देखकर मेरे अलावा शायद कोई भी खुश नहीं हुआ था। उसने अपना डिज्नी प्रिंस वाला लुक पूरी तरह से बदल दिया था। पीटर ने मॉडर्न कपड़े पहने थे, अपने फोन पर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और अपने नए ब्लॉग पर उसे लाइव स्ट्रीम भी कर रहा था। पीटर ने अपने ग्रैंडफादर के पियानो के पास आकर उस पर एक पोर्टेबल स्पीकर रख दिया। मॉडर्न बेसेस थंडर्ड अक्रॉस द हॉल। रिलैक्स ग्रैंडपा। मैं तो हंसने लगी, लेकिन मिस्टर हॉलिडे बहुत नाराज हुए और उन्होंने पीटर को सजा दे दी। उसके बाद मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने कह दिया, आप ना बिल्कुल हिटलर हो। उसने कुछ गलत नहीं किया। मैं ये कहते वक्त अपने हाथों को इतना हिला रही थी कि मेरे हाथों से गलती से चाय छलक गई और वो जाकर ठीक उनके कीमती पियानो पर गिरी। पूरे हॉल में हर तरफ सन्नाटा छा गया क्योंकि सब जानते थे कि माइस्ट्रो उस इंस्ट्रूमेंट को कितने अच्छे से रखते हैं। उन्हें तुरंत पता चल गया कि मैंने ही पीटर को मॉडर्न गैजेट्स की दुनिया दिखाई।
और इसलिए मुझे पनिश करने के लिए उन्होंने मेरा भी फोन छीन लिया। अब तो हद पार हो गई थी। मैं कोई प्रिजनर थी क्या? रात में मैं अपना फोन वापस लेने के लिए फिर से अपने रूम से बाहर निकल गई। A mysterious shadow snuck through the empty corridor। वो भूत ड्रॉर्स के पास गया और उसमें जल्दी जल्दी न जाने क्या ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे शक हुआ, इसलिए वहाँ से भागने की बजाय मैंने लाइट ऑन कर दी और देखा तो वहाँ पर कोई भूत नहीं था, बल्कि कोई अनजान आदमी था। मैं चिल्लाकर सबको बताना चाहती थी कि घर में चोर घुस गया है, लेकिन उस आदमी ने गिड़गिड़ाती हुई नजरों से मुझे देखा और कसम खाते हुए कहा कि वो मुझे सब कुछ सच सच बता देगा। मैं कोई चोर नहीं हूँ। आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें डरा दिया। मेरा नाम ओलिवर है। मैं माइस्ट्रो हॉलिडे का भाई हूँ। मैंने तुरंत हॉलवे में लगे पोर्ट्रेट को देखा और मुझे समझ आ गया कि उसकी शक्ल काफी मिलती जुलती है। यानी वो आदमी सच कह रहा था। उसने कहा कि अपने टैलेंट की वजह से मिस्टर हॉलिडे हमेशा से घर के चहीते बेटे थे, इसलिए उनके पेरेंट्स ने सारी जायदाद उनके नाम कर दी और ओलिवर को घर से बाहर निकाल दिया और तब से वो गरीबी में जी रहा था। बट मिस्टर हॉलिडे के लिए बस इतना काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने भाई के पास आखिरी बची हुई इकलौती चीज भी ले ली, हिज प्रेशियस ब्रोच फ्रॉम द फैमिली क्रेस्ट। मैं बस उसे वापस चाहता हूँ, इसलिए कई महीनों से यहाँ पर चोरी करने आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि उसने उसे कहाँ छुपाया है। ये सब सुनकर मुझे और गुस्सा आने लगा। यानी मिस्टर हॉलिडे सिर्फ एक मगरूर तानाशाही नहीं थे, बल्कि एक लालची इंसान भी थे, जिन्होंने अपने भाई को गरीबी में जिंदगी बिताने पर मजबूर कर दिया। मैं ओलिवर की हेल्प करना चाहती थी और मुझे पहले से कुछ आइडिया लग चुका था कि वो हेयरलूम आखिर कहाँ हो सकता है। There had to be a reason the old man was always so obsessed with his piano। मैं चोरी से मिस्टर हॉलिडे के रूम में घुस गई और धीरे से उनके गले से वो चाबी निकाल ली। एक बार को तो मुझे लगा कि वो शायद उठने वाले हैं, लेकिन वो तो और तेजी से खराटे लेकर दूसरी तरफ मुड़ गए। ओलिवर और मैंने पियानो खोला और उसमें लिड वाले एक छोटी सी पैकेज में हमें तुरंत वो ब्रोच मिल गया। ओलिवर ने तुरंत मेरे हाथ से उसे छीन लिया और उसी वक्त मुझे अपने पीछे किसी की गहरी सांसों की आवाज सुनाई दी। ओलिवर, डकोटा, यहाँ क्या चल रहा है? जस्टिस इज बीइंग रिस्टोर्ड। मिस्टर हॉलिडे ने अपने दिल को हाथ से दबोचते हुए कहा कि वो कभी भी अपने भाई को गरीबी में नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके पेरेंट्स ने दोनों भाइयों में जायदाद बराबर हिस्से में बांटी थी, लेकिन ओलिवर ने पैसे चुने, जिसे उसने जल्दी ही अपनी अय्याशी में उड़ा दिए, जबकि मिस्टर हॉलिडे ने फैमिली कासल चुना था। उन्होंने अपने बचपन की यादों को बचाए रखने के लिए अपने भाई से वो ब्रोच छुपा कर रखा था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ओलिवर उनके फैमिली हेयरलूम को जरूर बेच डालता। हम दोनों नए पियानिस्ट थे, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की और बेहतर होता गया। और ओलिवर, उसने तो पार्टीज में जाना शुरू कर दिया और उसके बाद वो सिर्फ अपने टैलेंट के भरोसे रहता था, जिसकी वजह से आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचा और मैं वर्ल्ड फेमस बन गया। ओलिवर ने ईवल तरीके से कहा that he had just come to take what belonged to him and left the castle। उसके बाद मिस्टर हॉलिडे का चेहरा सफेद पड़ने लगा, उनकी आंखें उलट गई और वो जमीन पर गिर गए। मैं काफी डर गई थी, इसलिए मैंने जोर जोर से पीटर को आवाज दी। हमने उसके ग्रैंडफादर को बेड पर लेटाया। तब तक मीर ने डॉक्टर को बुला लिया। बहुत गिल्टी फील कर रही थी। मैंने जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे बहुत गलत कर दिया था, और ये जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे एक डर सताने लगा कि कहीं मैं ओलिवर जैसी ना बन जाऊं, क्योंकि मैं भी तो बस अपने टैलेंट के भरोसे रहती थी और आखिर में मेरे स्किल्स इम्प्रूव होना बंद हो जाएंगे। उसके बाद मेरे लिए सक्सेस पाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। पीटर और मैंने मिस्टर हॉलिडे का ख्याल रखना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो थोड़े ठीक होने लगे, मैंने उन्हें मुझे कुछ लेसन्स देने के लिए कहा। एंड आई एम सो ग्लैड कि वो खुशी खुशी राजी हो गए। फेयरवेल टी पार्टी में हमने एक साथ पियानो भी बजाया, क्लासिकल म्यूजिक विद कंटेम्पररी अरेंजमेंट। मेरे जाने से पहले मिस्टर हॉलिडे ने कहा कि मेरे आने से उन्होंने सच में बहुत सारी चीजें सीखी है। न्यू डिडंट नेसेसरीली मीन बैड। अब से मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को वो सब करने दूंगा जो वो चाहते हैं। मुझे अपनी एडवेंचर ट्रिप काफी अच्छी लगी, लेकिन मुझे अपने पेरेंट्स की भी बहुत याद आ रही थी। पर जब मैं घर आई तो वो काफी अजीब लग रहे थे। यंग लेडी, यू मस्ट बी टायर्ड फ्रॉम द रोड, मे आई ऑफर यू अ कप टी? पीटर के भाई ने मेरे सामने झुककर मुझे हेलो किया और टैक्सी में बैठकर चला गया, और मैंने अपने पेरेंट्स को गले लगाकर हंसते हुए कहा, आप लोगों को महीने भर बहुत मजा आया होगा ना। अब बस एक प्रॉब्लम बाकी थी। लीजा, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्ट्रॉइंग योर इंस्ट्रूमेंट। तुम्हें पता है ना कि तुम हमारे क्लास की बेस्ट स्टूडेंट हो। सच कहूँ तो जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो एक्सचेंज स्टूडेंट मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। अगर मैं काउंटी चली जाती तो शायद हम कभी ना मिलते। उस ट्रिप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और म्यूजिक के लिए मेरा प्यार और ज्यादा बढ़ गया। मैंने लोगों को जज भी करना बंद कर दिया। Let's just say that we all are weirdos in our own way, है ना? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, क्या आप कभी किन्हीं स्ट्रेंज लोगों से मिले हैं?